नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। उसी से संबंधित आज हम आपके सामने एक विषय लेकर आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, जो इस समय बहुत चर्चा में बना हुआ है। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका 19 जून 2024 को अभी हाल ही में उद्घाटन किया है इसके परिसर का, इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए और इसी जानकारी को हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो मेंस का है उससे भी, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और निबंध के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेने से पहले हम बता दें कि यह आप लोग एग्जाम यात्रा चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़िए। यह चैनल हमारा आपको सभी महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कराता है और आगे भी ऐसे ही कराता रहेगा और हम नए नए टॉपिक को लेकर आपके सामने इसी तरह आते रहेंगे। तो आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं और समझते हैं। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे अतीत और गौरव से जुड़ा हुआ है, इस विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। चूँकि हमें अपने गौरव को, अपने विरासत को जानने का अधिकार है और हमें उसे पूरे दुनिया के सामने लाने का पूरा प्रयास करना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय है। तो आज की युवा पीढ़ी जो अपने विरासत से, अपने गौरव से अनभिज्ञ है, तो कैसे हम उनको अपने विरासत का और अपने गौरव के बारे में उनको बताएं और वो जानें और अपने आप में गर्व का अनुभव करें। जब पूरी दुनिया सुषुप्त अवस्था में थी, लगभग सभी जगह लगभग अंधकार युग चल रहा था, उस समय भी भारत में लगभग 39 विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल रहे थे। अब समझ लीजिए कि 39 यूनिवर्सिटी उस समय सुचारू रूप से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहे थे और बाहर से लोग यहाँ आते थे, विद्यार्थी और विद्वानजन जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा की तरह ही वल्लभी में, कांची में, उज्जैन में, मथुरा में विश्वविद्यालय चल रहे थे और अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहे थे। उसी में एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन समय में यह एक पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था। लगभग उस समय के हिसाब से ये बताया जाता है जो कि लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ था और यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे और लगभग 2,000 के करीब यहाँ पर शिक्षक नियुक्त थे। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर उस समय, जिस समय इसका निर्माण हुआ, आप समझिए कि इसका निर्माण जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण लाइन में बताने जा रहा हूँ कि लगभग 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के एक शासक थे, उन्होंने बिहार में, आधुनिक बिहार में राजगीर के पास इसका निर्माण कार्य करवाया। यह लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ था। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि जो कुमार गुप्त थे, इनको शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पीटी का आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो और लगभग यह 800 फीट लंबा और 1600 फीट ये जो था ये चौड़ा था। तो एक चीज और जानिए, यहाँ पर प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी अपनी सेवा दी थी और शून्य का आविष्कार यहीं से किया। तो ये चीज आप जान लीजिए कि यह विश्वविद्यालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। तो कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया, गुप्त वंश के शासक थे। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर कि प्राचीन समय में ही भारत कितना सहिष्णु था कि उस समय जब गुप्त वंश का शासन था तो उस समय गुप्त वंश जो था वो वैदिक धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म के उपासक थे गुप्त वंश के शासक। लेकिन ये जो नालंदा महाविश्वविद्यालय था, यह पूरी तरह से बौद्ध धर्म पर
बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था, महायान शाखा से संबंधित था, लेकिन साथ में यहाँ पर हीनयान और वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। अन्य धर्मों का भी यहाँ पर प्रसार किया जाता था और लोगों को उसके बारे में पढ़ाया जाता था। विभिन्न विद्वान यहाँ पर आते थे, अपना अध्ययन करते थे और यहाँ पर जो इसकी देख रेख थी वो यहाँ के कुलपति जो आचार्य थे उनके द्वारा किया जाता था। एक मुख्य कुलपति और आचार्य यहाँ पे होते थे। उनका भी जो चुनाव होता था वो बहुत ही कठोर तरीके से होता था, कई चरणों से गुजरकर ये कुलपति बनते थे और यह वहाँ के जो भिक्षु थे वही इनका चुनाव करते थे। यहाँ पर जो छात्र जिनको प्रवेश दिया जाता था वो भी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया से यहाँ आते थे, तब यहाँ पर जाकर अध्ययन कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई आया तुरंत उसको यहाँ पर एडमिशन मिल गया या प्रवेश मिल गया, उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, तब जाके वो यहाँ पे प्रवेश कर अध्ययन करता था। यहाँ पर लगभग 300 कमरे और 9 बड़े कमरे यहाँ विश्वविद्यालय में विराजमान थे और लगभग 9 मंजिला पुस्तकालय यहाँ पर पाया गया है, जिसमें 3 प्रमुख भाग थे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है कि वो 3 प्रमुख पुस्तकालय कौन से, तो रत्नोदधि एक का नाम था, एक का नाम रत्न रंजक था और एक का नाम रत्न सागर था। ये 3 पुस्तकालय थे जहाँ पर लगभग 90 लाख किताबें रखी हुई थी और उनका अध्ययन कराया जाता था। यहाँ पर योग शास्त्र से संबंधित, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, रसायन शास्त्र से संबंधित, धातु मुद्रा से संबंधित, दर्शन शास्त्र का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था और बहुत ही विस्तृत और सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर लोग अध्ययन करते थे और यहाँ से जाकर अपने ज्ञान को, आलोक को अन्य दिशाओं में, अन्य जगहों पर प्रसारित करते थे। उस समय ये कहा भी जाता था, वहाँ प्रसिद्ध उस समय का ये एक कथन है कि भारत में आओ और अपने चरित्र का निर्माण करो और यहाँ से अपने चरित्र का निर्माण कर विश्व में फैल जाओ और वहाँ पूरे विश्व को आलोकित करो। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत उस समय शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। पूरे विश्व में भारत अपने शिक्षा के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा एक अपनी सुदृढ़ और बौद्धिक स्थिति को बनाए हुए था। यहाँ से लोग अपने ज्ञान को लेकर, अपने अध्ययन को लेकर जाते थे और दूसरे जगहों पर अपने ज्ञान को प्रकाशित करते थे। अब आते हैं कि यह विश्वविद्यालय कैसे नष्ट हुआ, किसने नष्ट किया, क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जब इस्लामिक प्रभाव उत्पन्न होने लगा या इस्लामिक प्रभाव जब बढ़ने लगा तो कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले ये देखा कि कहाँ से भारत विश्व गुरु बना हुआ है या कहाँ से भारत की प्रसिद्धि बनी हुई है। तो काफ़ी अध्ययन के बाद वहाँ के जो उनके आक्रांताओं के जो विशेषज्ञ थे, जो लोग थे, उन्होंने बताया कि भारत में शिक्षा और संस्कृत बहुत ही मजबूत स्थिति लिए हुए है। जब तक यहाँ की संस्कृत पे, यहाँ की शिक्षा पे कुठाराघात नहीं होगा तब तक भारत की जड़ों को हिलाना बहुत ही मुश्किल है। तो समय समय पर जैसे हूण शासक था मिहिरकुल, उसने फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब इस पे आघात किया, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी आता है और जब पता करता है अपने मतलब आसपास के लोगों से, वहाँ के जनमानस से, विद्वानों से, तो उसको पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह अपने अध्ययन के लिए, अपने शिक्षा केंद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है और यहाँ से ही लोग अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं और अन्य देशों में जाकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी से भारत की महत्ता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लोगों के बीच में भारत को लेकर बहुत ही उत्सुकता और बहुत ही प्रेम का भाव है। तो हम ये देखते हैं और पढ़ते आए हैं कि जब किसी भी देश को कमज़ोर करना होता है, कमज़ोर करने का अर्थ ये है कि उसे हर तरह से तोड़ना होता है, तो सबसे पहले हम उसके साहित्य पर, उसकी संस्कृति पर ही हमला करते हैं।
जिससे ये जड़ होता है, तो इसकी जड़ पर ही हमला किया जाता है, जिससे अपने आप शाखाएं तो टूट ही जाएंगी या बिखर जाएंगी। तो जब हम ये बख्तियार खिलजी जब देखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक जड़ की तरह जमा हुआ है और यहीं से सारी चीजें मतलब आगे बढ़ रही हैं और ये पूरे विश्व में भारत का गौरव बना हुआ है, तो वो वहां पर हमला करता है, वहां पर अपने विध्वंस करता है उस विश्वविद्यालय का, और वहां पे रखी सारी पुस्तकों को वो जलाकर राख कर देता है। ऐसा कहा गया है कि उसको जलाने के बाद लगभग 3 महीने तक धुआं निकलता रहा परिसर से। अब मतलब कि 3 महीने तक किताबें जलती रही, लेकिन वो ये भूल गया करते समय कि आज उसने ये जला दिया है, लेकिन इससे जो ज्ञान का प्रकाश सभी जगह फैल चुका है, उस ज्ञान को वो नहीं रोक पाएगा या उस ज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ने से नहीं रोक सकता। वो ये चीज भूल गया था। खैर कोई बात, जल गया। यहाँ से देखते हैं कि उसके बाद लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो नालंदा विश्वविद्यालय था, या एक महत्वपूर्ण स्थान अपना बनाए हुए था अध्ययन के क्षेत्र में। और लगभग 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग और इत्सिंग यहाँ पे भारत में आते हैं, तो उन्होंने भी इस सारी घटनाक्रम का बहुत ही अच्छे से विवरण दिया है और बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था, कितना गौरवशाली था। ह्वेनसांग खुद वहां पर जब अध्ययन करने आया था, तो वहां के आचार्य कुलपति शीलभद्र थे। यह भी पीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप साथ साथ सुनते चलिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न है जो आप मिस कर जाएंगे एग्जाम में। तो शीलभद्र उस समय वहां के कुलपति थे, और उस समय बताता है कि यहाँ पर सारे विषयों का समग्रता के साथ विधिवत अध्ययन किया जाता था, और यहाँ से लोग अध्ययन करके अन्य देशों में जाते थे। उसी ने उस पुस्तकालय का भी वर्णन किया है, जो अभी मैंने आपको 3 नाम बताए थे, रत्नोदधि और रत्नसागर और रत्नरंजक। ये तीनों नाम भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत ही चर्चा में रहा है, तो इससे काफी प्रश्न बनने की संभावना है। अब आइए कि मतलब ह्वेनसांग के विवरण से बाकी उसके बाद अनेक इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है और इसके गौरव को हमें बताया है। अब इसके पुनरुद्धार का जब भारत में चर्चा चलने लगी, जब आधुनिक समय में मतलब 2006 में लगभग अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने लगभग मार्च 2006 में एक प्रस्ताव लाया कि फिर से इस विश्वविद्यालय का हमें पुनरुद्धार करना चाहिए और लोगों के बीच में लेकर जाना चाहिए कि कैसे अतीत समय में भारत जगत गुरु बना हुआ था और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित कर रहा था। यह प्रस्ताव लाया गया 2010 में, लगभग यह प्रस्ताव पारित हुआ। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि अमर्त्य सेन जो उस समय कमेटी बनी थी उसके चीफ बने थे, और उनके नेतृत्व में 2014 में अप्रत्यक्ष मतलब छोटे से एक जगह पे यह कैंपस में शिक्षा आरंभ हुआ। और इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगभग 18 देशों के समर्थन के साथ और वहाँ के शिक्षार्थी यहाँ पर आके अध्ययन कर रहे हैं। इसी परिसर का आधुनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो अब फिर से यहाँ पर वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, वहाँ पे अपने अतीत के गौरव के बारे में बताया जाएगा। सारे विषयों का यहाँ पे अध्ययन धीरे धीरे चालू हो रहा है, और लगभग इस समय यहाँ पर छात्रावास अलग अलग संकाय बन गए हैं। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, पूरी तरह से नेट कार्बन की जो परिभाषा है उसके अनुकूल है। कहीं से मतलब हर तरह से यह परिसर जो है वो विद्यार्थी के स्वास्थ्य को, उसकी शिक्षा को, उसके मतलब परिवेश को देखकर बनाया गया है कि कहीं से भी उसे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हम अपने अतीत से, अपने अनुभव से, अपने गौरव के साथ जुड़े रहें और यहाँ से हम पूरे विश्व को आलोकित करें। रही बात इस विश्वविद्यालय के आगे क्या क्या मतलब उद्देश्य है, तो इसका भी उद्देश्य यही है कि कैसे फिर से भारत को एक विकसित भारत बनाए और
कैसे भारत को पुनः उसी स्थान पर पहुंचाए जहां पर ये भारत पहले हमारा था, मतलब जगत गुरु के रूप में फिर से स्थापित करें, फिर से भारत को, जो नालंदा अपना शाब्दिक अर्थ लिए हुए है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि नालंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो नालंदा का शाब्दिक अर्थ है ना रुकने वाले ज्ञान की धारा, यानी कि ना रुकने वाले ज्ञान का प्रवाह। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो उस ज्ञान के प्रवाह को अविरल रूप से चलने के लिए और फिर से उसे प्रसारित होने के लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, और पूरी तरह से आप विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य में सफल रहो, यही हमारी आपकी सबकी कामना होनी चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वह इससे अपने गौरव को जाने और यहाँ से अध्ययन करके आगे आए और फिर से भारत के नाम को गौरवान्वित करें। फिर अगले टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, और अच्छे से आप अपने अध्ययन कार्य करते रहिए।